चलिए, तो आज का अपना रिवीजन सेशन शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम जो रिवाइज करने वाले हैं वो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसके हम क्वेश्चंस आज करेंगे, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो इसमें वो सारी बातें आएंगी, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मटेरियल मैग्नेटिक कौन कौन से होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी यहाँ पे बनने वाले हैं। ठीक है, परमानेंट। गुड नून। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे अभी। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। टू आइडेंटिकल मैग्नेटिक डाइपोल्स। ये याद रखिए, मैग्नेटिक डाइपोल जो होते हैं बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने पढ़े थे। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या पढ़ा था, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एक वेक्टर ऐसा। सिमिलरली यहाँ पे साउथ से नॉर्थ की तरफ एक वेक्टर ऐसा। दिस इज अ मैग्नेटिक डाइपोल। सो टू आइडेंटिकल मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स। मैग्नेटिक मोमेंट आपको यहाँ दे रखे हैं 1 ampere/meter square each, placed at a separation of 2 meter with their axes perpendicular to each other. The resultant magnetic field at point midway between the dipoles is। ये आपसे पूछा गया है। देखिए, एक डाइपोल यहाँ रखा है इस डायरेक्शन में, एक यहाँ रखा है इस डायरेक्शन में, दोनों परपेंडिकुलर है। देखिए, there is a separation of 2 meter with their axes perpendicular to each other। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो है 2 meters। मान लीजिए m1, यह है m2। आइडेंटिकल हैं तो दोनों के जो वैल्यूज हैं वो m के बराबर हैं। आपसे पूछा है कि इन दोनों के बीच में किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो कि यहाँ से 1 मीटर है और इधर से भी ये 1 मीटर है, यहां से आपको पूछा गया कि इस पॉइंट P पे बताइए कि नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ये आपका क्वेश्चन है। तो बताइए, याद है कुछ फॉर्मूला इसका? मैग्नेटिक डाइपोल से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता था? सर K m1 m2/r²। क्या है ये क्या सर है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा ही है ना, इसका और उसका। अरे, यहाँ डाइपोल की बात हो रही है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसा फॉर्मूला आएगा ना। तू जो फॉर्मूला बता रहा है वो क्या है? दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच का फोर्स तो बता रहा है। यहाँ पे दो डाइपोल्स रखे हुए हैं, इन डाइपोल्स की वजह से एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसा फॉर्मूला बताओ। इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या फॉर्मूला आता था अगर ये डाइपोल था वो P? 2kp/r³ वाला। तो दो पॉइंट्स यहाँ पे आते थे। एक आता था एक्शियल पॉइंट, ई एक्सिस एक्शियल पॉइंट पे जो आता था वो आता था 2kp/r³। और यहाँ जो आता था अपोजिट डायरेक्शन में आता था kp/r³। ये दो फॉर्मूलाज आपके पास बनते थे। ठीक है, इधर सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में P है, इधर अपोजिट डायरेक्शन में जिसमें P है। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला इसी तरीके का बनता है। जब मैग्नेटिक डाइपोल दे रखा होता है M, तो इसकी वजह से जो फॉर्मूला बनता है वो K की जगह आ जाता है μ0/4 पाई। और एक्शियल पे पहली बात अपन लिख लेते हैं, बी एट एक्शियल पॉइंट लिख लेते हैं पहले। तो μ0/4 पाई और 2kp, तो K की जगह ये आ गया, 2 एज इट इज रहेगा, P की जगह आ जाएगा m/r³। ये बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला बनेगा। और ऐसे इक्वेटोरियल पे अगर बनेगा, वहां जो बनेगा kp/r³ था, तो K की जगह μ0/4 पाई, R सॉरी P की जगह आ जाएगा m/r³। ये वहां भी फॉर्मूला बन जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मूलाज दोनों बन रहे हैं। अब आप बताओ मुझे कैसे सॉल्व करोगे इसको। सर एक बार ऑप्शन दिखाओ ना। तो एक जो डाइपोल है उसके लिए एक्शियल पॉइंट है, और एक जो डाइपोल है उसके लिए इक्वेटोरियल पॉइंट है। देखिए, एक डाइपोल के लिए कैसा है, एक्शियल पॉइंट, एक डाइपोल के लिए है इक्वेटोरियल पॉइंट। तो एक के लिए फॉर्मूला लगेगा एक्शियल वाला, एक के लिए लगेगा इक्वेटोरियल वाला। आंसर आ जाएंगे, बड़ी आसान सी बात है। तो एक ये पॉइंट था अपने पास, ये एक डाइपोल है और ये एक डाइपोल है। अगर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखूंगा तो इधर आएगा, B1 बोल देता हूँ, दिस इज 1, दिस इज 2। इसकी वजह से इधर आएगा, और इसकी वजह से B2 इस तरफ आएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो B1 जो यहाँ पे लिखोगे वो एक्चुअल वाला फॉर्मूला लगा के लिखोगे 2μ0/4 पाई m/r³। और ऐसे ही तो यहाँ m1 हो जाएगा। B2 जो आप लिखोगे वो लिखोगे 2μ0 बाय, सॉरी यहाँ 2 नहीं आएगा, μ0/4 पाई
m बाय आर क्यूब, ये m2 हो जाएगा। और m1 m2 दोनों इक्वल हैं, तो दोनों इक्वल यहाँ पे अपन लिख सकते हैं। m1 m2 में ऐसे m कर देता हूँ सीधा सीधा। सो m आ गया आपके पास। अब इसका चाहिए नेट, तो b नेट, दो वेक्टर्स हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, नेट आता है b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर से। दिस इज द नेट। तो कितना आएगा ये, इन दोनों से अपन रूट देखें। 5। हाँ ठीक है, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाई आर क्यूब, ये तो देखो दोनों में आ रहा है, ये तो बाहर ले लेते हैं अपन सीधा सीधा। बचा अंदर से, इधर से 2 का स्क्वायर, इधर से 1 का स्क्वायर, तो √5 टाइम्स दिस। और म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। तो बेसिकली दिस कंप्लीट थिंग इज 10⁻⁻7। m आपको यहाँ पे कितना दे रखा है, देखो m दे रखा है 1, और r, ये दोनों ही डिस्टेंसेस अब यहाँ से 1 और 1 है। फिर से बताता हूँ, m आपको दे रखा है 1 के बराबर, r यहाँ से दोनों ही 1 1 के बराबर है। तो सारी चीजें 1 1 जब हैं, तो आप सीधा सीधा अपना आंसर बता सकते हो यहाँ से। ये हो गया 10⁻⁻7 और ये हो गया √5, तो आंसर आ जाएगा आपके पास √5 इंटू 10⁻⁻7। ऑप्शन बी इज योर फाइनल आंसर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो करने का तरीका, हमें मैग्नेटिक डाइपोल वाले फॉर्मूला अगर याद नहीं है, लेकिन हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वाले फॉर्मूलाज याद हैं, उनसे यूज करके हम सीधा सीधा सिमिलर फॉर्मूलाज मैग्नेटिक के लिए भी बना सकते हैं। ध्यान के रखना है कि जो वहां के था, वो के यहाँ म्यू नॉट बाय 4 पाई हो जाता है, इतना ध्यान रखना है। वहां डाइपोल आप पी से लिखते थे डाइपोल मोमेंट, यहाँ एम से लिखते हैं डाइपोल मोमेंट। दिस इज द डिफरेंस, बाकी सब कुछ सेम चलता है। वहां नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता था, यहाँ साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। ये सारी बातें हैं, बाकी वैसे ही रिलेट इसको कर सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटीज है, फील्ड वेक्टर क्वांटिटीज है, तो जब भी इनको ऐड करोगे वेक्टर एडिशन करना है। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट बात। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर सी। इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन। क्या देख रखा है, टू आइडेंटिकल थिन बार मैग्नेट्स ईच ऑफ लेंथ l एंड पोल स्ट्रेंथ m। ये पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, जो वहां पे चार्ज होता है वैसा ही यहाँ पे होता है पोल स्ट्रेंथ। तो आप जब डाइपोल बनाते हो, तो आप डाइपोल बनाते हो ऐसा, एक बनता है -m से, एक बनता है +m से। दिस -m इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, और ये बनता है इसका डाइपोल मोमेंट m। तो जैसे वहां पे आप बनाते थे -q और +q, इन दोनों का यहाँ अगर d है, तो आप बनाते थे डाइपोल मोमेंट यहाँ पे q इंटू डी, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट बनता है m इंटू एल। ये लेंथ अगर l है, तो यहाँ डाइपोल मोमेंट बन जाएगा m इंटू एल। सिमिलर, बिल्कुल सेम तरीके से है। तो यहाँ पे बोल रखा है आपको कि आर प्लेस्ड राइट एंगल्स टू ईच अदर। ठीक है, तो दो मैग्नेट्स हो गए राइट एंगल टू ईच अदर रखी हुई हैं, विद नॉर्थ पोल ऑफ वन टचिंग साउथ पोल ऑफ द अनदर। यहाँ पे दिख रहा है अपने को इस तरीके से। देन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सिस्टम, बेसिकली यहाँ पे आपको, आप दो तरीके से इसको सोच सकते हो। पहला तरीका तो यह है कि एक मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ बन रहा है, एक मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ बन रहा है, इन दोनों का रिजल्ट अपने को देखना है। तो रिजल्टेंट मिल जाएगा, ये m1 मान लो, m2 मान लो, दिस इज m1। इन दोनों को वेक्टर सम करेंगे, अपने को रिजल्ट मिल जाएगा। दूसरा तरीका इसको सोचने का एक और, वो क्या है कि ये नॉर्थ और साउथ जो यहाँ पे रखे हुए हैं, क्योंकि आइडेंटिकल हैं, इसके लिए अगर -m पोल स्ट्रेंथ है, तो इसके लिए +m होगी। दोनों पास पास रखे हुए हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो बचा क्या, यहाँ पे बचा एक -m, यहाँ पे बचा एक +m। एक ही डाइपोल बन रहा है, वो ये बन रहा है। इसके हिसाब से देख लो, दोनों से सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको लिखोगे तो लिखोगे m इंटू एल, इसको भी लिखोगे m इंटू एल। दोनों राइट एंगल पे हैं, वेक्टर क्वांटिटीज है, तो जो m नेट आएगा वो आ जाएगा √2 टाइम्स ml। या तो आप इस तरीके से कर लो इसको, दो वेक्टर्स का वेक्टर एडिशन कर लो, या फिर जो मैंने बताया अभी वाला कि यहाँ पे एक है -m, यहाँ पे एक है +m, और ये डिस्टेंस है √2l, तो m इंटू √2l, फिर से आपको सेम आंसर मिल जाएगा यही वाला।
तो दोनों ही तरीके हैं, इसको सोचा जा सकता है। ये पोल्स कैंसिल हो गए, ये यहाँ पे एक डाइपोल बन गया, ऐसा दोनों मेथड इसको सॉल्व करने के। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, डायमैग्नेटिक मटेरियल। परमिटिविटी आपको बोल रखा है एप्सिलॉन आर, और परमेबिलिटी बोल सर डी। रखा है आर। ऑप्शन डी नहीं। थर्ड ऑप्शन। थर्ड तो हो ही नहीं सकता मेरे भाई, एप्सिलॉन आर कभी एक से कम नहीं होता। एक से कम नहीं एप्सिलॉन आर होता। इज नेवर हाँ लेस देन सर, 1। तो ए आएगा, सॉरी Second बी option. आएगा, सेकंड बी ऑप्शन बिल्कुल। आएगा। श्रीलक्ष्मी ठीक है, सेकंड ऑप्शन देवांश ठीक है। ऑप्शन बी, क्योंकि एप्सिलॉन आर शुड बी मोर देन 1, पहली बात। तो ऑप्शन जो आपके बन सकते हैं वो इन दोनों में से एक कोई बन सकता है, क्योंकि यहीं पे दिस इज मोर देन 1। दूसरी बात, डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए दिस इज लेस देन 1। फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल म्यू आर इज लेस देन 1। सो यस, ऑप्शन इज बी। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्या है आंसर? बोलिए। देखो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये, कैसे करेंगे पहले इस बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। बोला है कि द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट इन अर्थ्स हॉरिजॉन्टल फील्ड एच इज 4 सेकंड। ठीक है, तो बेसिकली ये यहाँ पे अगर सस्पेंडेड है इस तरीके से एक मैग्नेट, तो इसका जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन मतलब आप इसको अगर थोड़ा सा ट्विस्ट कर दीजिए और छोड़ेंगे तो ये ऑसिलेट करेगी। यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, यहाँ पे इसको ऑसिलेट करती रहेगी। जब ऑसिलेट करती है तो इसका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है वो आपको ध्यान रखना है। दिस टाइम पीरियड इज गिवन बाय 2 पाई रूट ओवर आई बाय एम एच। दिस इज द फॉर्मूला। एम ये आएगा मैग्नेटिक मोमेंट वाला, एम एच ये फॉर्मूला आता है। ये कहाँ से आता है ये भी बता देता हूँ आपको। ये फॉर्मूला आपके पास आएगा आप जब बात करेंगे कि इस पे कितना टॉर्क लग रहा है। बेसिकली ये आता है टॉर्क इक्वल टू आई थीटा, ऐसा अपन इसको, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा एंड दिस अल्फा, अल्फा इज थीटा डबल डॉट। हमने याद है हमने क्या किया था, आई अल्फा, दिस टॉर्क शुड बी प्रोपोर्शनल टू या शुड बी इक्वल टू माइनस सी थीटा। जैसे हम ऑसिलेशन के केस में करते हैं, जैसे हम एसएचएम के केस में करते हैं, तो वहां क्या करते हैं, फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ऐसी कंडीशन जब बनाते हैं तो बोलते हैं कि एसएचएम होता है। वैसे ही जब रोटेशनल या ऑसिलेशन की जब बात करते थे, टॉर्क के केस में बात करते थे, तो करते थे टॉर्क इक्वल टू माइनस सी थीटा। इसको हमने क्या बोलते थे, कौन सी स्प्रिंग थी ये, टॉर्जनल, टॉर्जनल पेंडुलम। तो बिल्कुल वैसा ही ये केस बनेगा, टॉर्जनल पेंडुलम वाला केस। इस टॉर्जनल पेंडुलम के केस में यहाँ जो भी सी थीटा के करस्पॉन्डिंग अपने पास यहाँ ये आएगा, इससे अपन टाइम पीरियड बता पाएंगे। सो दिस टाइम पीरियड फॉर्मूला यू कैन रिमेंबर, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर आई बाई एम एच। तो एक बार जब सिर्फ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दे रखा है, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड में आपको दे रखा है 4 सेकंड एंड दिस इज गिवन एज एच। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस टी इज इक्वल टू 2 पाई, टी की जगह रख सकता हूँ मैं 4 सेकंड्स, तो 4 इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर आई बाई एम एच।
इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो चेंज होगा नहीं, सेकंड केस में भी वही रहेगा, तो इसको आई रख रहा हूं मैं। सेकंड केस में when another magnet is brought near it, the period of oscillation reduced to 2, तो दूसरे केस में टाइम पीरियड 2 हो गया। और इस बार जो यहाँ पे नया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो आ रहा है एच से एच डैश, कोई नया मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आ गया। इसके मैग्नेटिक मोमेंट में भी कोई चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड्स ऑन इसका पोल -m +m और इसकी लेंथ। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, वो की वो बार मैग्नेट है, इसके पोल्स वो के वही हैं +m -m और इसमें लेंथ वही l है। तो मैग्नेटिक मोमेंट में कोई चेंज नहीं होगा, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट है। सो टी बेसिकली √h के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपको मिल रहा है यहाँ से। तो यहाँ से आप देख लीजिए दोनों को डिवाइड करके क्या आंसर आता है, तो यहाँ से आ रहा है 2 = √h'/h। यहाँ से आपको h' मिल जाएगा 4 टाइम्स h। ये ऐसे पूछा गया था कि जो नया मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, सो आंसर इज 4h। ये आपका आंसर आ जाएगा h' = 4h। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रख सकते हैं, t = 2 pi root over I by mh। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। क्या हुआ सर? इसमें तो बाद में हम लोग अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को काउंट नहीं करेंगे सेकंड वाले टाइम पीरियड में? नहीं, उसमें अर्थ को अपन काउंट नहीं करेंगे। इसमें बोला है कि ब्रॉट नियर टू इट, ब्रॉट नियर इट मतलब उसका जो डोमिनेट कर रहा है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग ये पूरा पूरा डोमिनेट करेगा, इसलिए हम सिर्फ इसको Okay. कंसिडर करेंगे यहाँ पे। यस सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है देखिए, एक कॉइल है इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L, ठीक है, is suspended between the pole pieces of a permanent magnet, ठीक है। इसको दो परमानेंट मैग्नेट्स के बीच में सस्पेंड कर दिया, एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ। such that B is in the plane of the coil, जिस डायरेक्शन में ये है उसी में प्लेन में B भी है। if due to a current I in the triangle a torque tau acts on it, the side L of the triangle is, ये आपसे पूछा गया है। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि इस पे टॉर्क क्यों लगेगा, कहां से आएगा टॉर्क? सर टॉर्क इक्वल टू m क्रॉस b। बिल्कुल ठीक बात है, जैसे आपने वहां पे डाइपोल में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या पढ़ा था, टॉर्क P क्रॉस E, वहां पढ़ा था ये। वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल के केस में भी आप टॉर्क पढ़ते हैं M क्रॉस B। दिस इज द टॉर्क वेयर M इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब अगर ये एक बार मैग्नेट होती तो मैं कहता दिस इज -m, दिस इज +m, दिस इज L, तो मैं लिखता m = m × L, ये मैं लिखता। लेकिन ये एक ट्रायंगुलर लूप है और इसके अंदर करंट जा रहा है। हम जानते हैं कि अगर इसका एरिया A है तो मैग्नेटिक मोमेंट विल बी रिटन एज करंट इनटू एरिया। ये दो तरीके से मैग्नेटिक मोमेंट लिखा जाता है, एक अगर बार मैग्नेट है तो इस तरीके से लिखा जाएगा, अगर कोई करंट कैरिंग लूप है तो इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे करंट कैरिंग लूप है, दिस इज आवर मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ पुट करो। टॉर्क दे रखा है m क्रॉस B है, एरिया है से आपको बेसिकली L, तो एरिया अगर निकल जाएगा तो L आ जाएगा। क्या आंसर आ रहा है बताइए? b। कौन सा? सर b। सेकंड ऑप्शन, ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज योर आंसर। तो फिर से देख सकते हैं टॉर्क इक्वल टू m क्रॉस B, m लिखूंगा ऐसे I इंटू एरिया, और चलो अभी एरिया रहने देते हैं इसको, क्रॉस B सेम प्लेन में है, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे तो उसी के करस्पॉन्डिंग अपने को ये मिल जाएगा। देखो सेम प्लेन में बोला है ना यहाँ पे, अपना डायग्राम कहीं बनाया था क्या? नहीं बनाया। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये ट्राइंगल है, बोला है कि सेम प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड भी है, B इज ऑल्सो इन दिस प्लेन। अगर ऐसा है तो हम जानते हैं कि एरिया वेक्टर जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन,
एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट में आता है यहाँ पे एम बी साइन थीटा, थीटा इज 90, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, साइन 90 इज 1, इसलिए मैं सीधा इसको लिख सकता हूँ टॉर्क इक्वल टू आई ए बी। ये मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब अगर मुझे एरिया चाहिए तो एरिया इज टॉर्क बाय आई बी, और एरिया को मुझे लिखना है लेंथ के टर्म में। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है बताइए जरा। रूट 3/4 L स्क्वायर। √3/4 L स्क्वायर। अगर निकालना नहीं आता तो निकाल सकते हो यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। आप ये लेंथ निकालेंगे पहले, ये लेंथ अगर निकल गई तो आप कर सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उससे आपको मिल जाएगा। और हाइट, ये हाइट कैसे निकालोगे, ये पता है, ये L/2 है, ये मिल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। सो एरिया इज √3/4 L स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो L स्क्वायर जो आपको मिल रहा है वो मिलेगा 4/√3 टाउ बाय आई बी। दिस L इज इस पूरे का रूट, तो 2 बाहर आ जाएगा, टाउ बाय √3 आई बी की पावर हाफ। ये आपका आंसर आ जाएगा। सो यस, ऑप्शन बी इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज योर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। क्या आंसर आ रहा है। एक कंपास नीडल है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है 60 एम्पियर मीटर स्क्वायर, is directed towards geographical north at any place. Okay. फिर आपसे क्या पूछा गया, at any place experiencing moment of force, moment of force मतलब टॉर्क यहाँ पे दे रखा है 1.2 to 10⁻³ at that place the horizontal component of Earth's field is this. So what is the value of dip angle at this place? Dip angle क्या होता है, you know dip angle? So vertical So horizontal वो component का ratio. B BV B vertical upon B horizontal equal to 10 phi। तो phi वो एंगल ऑफ डिप हुआ। तो बेसिकली आपको यहाँ पे वही बात हो रखी है कि आपको पूछा है डिप एंगल। डिप एंगल मतलब अगर ये इस डायरेक्शन में है, मान लीजिए ज्योग्राफिकल नॉर्थ की बात कर रहा है ना, ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ ये इस तरफ पॉइंटेड है, और बोला है कि इस समय इस पे जो टॉर्क लग रहा है वो टॉर्क यहाँ पे लग रहा है 1.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। इसका जो डाइपोल मोमेंट है m वो दे रखा है 60 एम्पियर मीटर स्क्वायर, और इस समय जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है वो दे रखा है 40 माइक्रो, तो इंटू 10⁻⁶ वेबर पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। अपन हालांकि h से बताते हैं इसको, जब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं तो इसको h लिख देते हैं, ठीक है, BH या H ऐसा लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट। तो ये तीन चीजें दे रखी हैं, आपसे डिप एंगल पूछा है, तो बेसिकली डिप एंगल इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन दिस टू, इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये आपसे पूछा गया है यहाँ पे। तो रिजल्ट्स बता देते हैं। टॉर्क अपने को पता है क्या होता है, m क्रॉस b के हिसाब से, दिस इज mb sin थीटा। ये थीटा आपसे पूछा है, टॉर्क आपको दे रखा है, सबके वैल्यूज पुट करो, आंसर बताओ। टॉर्क इज 1.2 इंटू 10⁻�3, m दे रखा है 60, b दे रखा है यहाँ पे जो h है वही b है बेसिकली, दिस इज bh या h ऐसा लिख सकते हैं उसको, इज इक्वल टू 40 इंटू 10⁻⁶ एंड sin थीटा। तो sin थीटा यहाँ से पूछा गया, आंसर निकाल सकते हैं। सर बोल।
सर लेकिन इसमें तो जो टॉर्क होगा उसमें तो बी नेट लगेगा ना, तो वर्टिकल कंपोनेंट भी आएगा उसका। देख, टॉर्क में अपन जब बात करते हैं तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट की तो बात होती है। अगर आप टॉर्क लिख रहे हो तो अगर यहाँ तो बोलता है कि दो कंपोनेंट्स है, ठीक है, तो मैं इसके सबके तो दो कंपोनेंट ले सकता हूँ ना। मान ले ये इस तरफ है और बी इस तरफ है, ऐसा मैं मान लेता हूँ, ठीक है। जैसे दिस इज बी एच, ओके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बी वी यहाँ पे होगा इसके परपेंडिकुलर, तो मैं इसका एक कंपोनेंट तो ले रहा हूँ जो इस डायरेक्शन में आएगा। टॉर्क से आप क्या करते हो हमेशा, टॉर्क में आप क्या करते हो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, सोच तो यहाँ पे ये पॉइंट है, ये लाइन है और फोर्स लग रहा है ऐसा, ये है आर। तो क्या करेगा यहाँ पे, कंपोनेंट लेगा ना, या तो आर का कंपोनेंट ले ले जो कि इसके परपेंडिकुलर हो, या फिर एफ का कंपोनेंट ले ले जो कि इसके परपेंडिकुलर हो। ये दो चीजें तो करता है। तो वही अपन यहाँ साइन थीटा काम ही यही है ना, साइन थीटा का यहाँ पे काम ही यही है। आप या तो बी साइन थीटा मान लो कि बी का कंपोनेंट अलोंग एम, या तो ये हो गया, या फिर आप बोल सकते हो, या सॉरी परपेंडिकुलर टू एम, या मान सकते हो कि एम साइन थीटा मतलब एम का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू बी। दोनों से ये बात होती है। क्लियर हुई बात? हाँ सर, हाँ समझ गया। थैंक यू सर। तो यहाँ पे आप अपना आंसर बता सकते हैं, क्या आंसर आ रहा है देखो जल्दी से। यहाँ से आ रहा है 50, और 50 इंटू ये हो गया 200, सॉरी 2000, 2000 और 000, सो हाफ आ रहा है बेसिकली साइन थीटा। यहाँ से साइन थीटा हाफ आ रहा है, मतलब एंगल इज 30 डिग्री। ये आपका आंसर आ जाएगा, 30 डिग्री एंगल इज योर आंसर। नेक्स्ट देखिए। So first option. सर मून क्यों होगा फर्स्ट ऑप्शन? So हाँ ये तो हिस्टेरिसिस। याद है। याद है? फैक्ट। हाँ। सर वो पक्का? हिस्टेरिसिस होता है ना, हम्म। उसका ही कंसेप्ट है वो, तो आंसर मतलब क्या आना चाहिए? हाई रिटेंटिटी वो तो फिक्स है, कोर्सिटी में थोड़ा लो डाउट है। सर वही है ए। देखो, रिटेंटिविटी ये होता था कि जब आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेट पे कोई सोर्स लगाते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात यहाँ पे हो रही है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैसे बनाते हैं, तो अपने पास एक आइडिया था ऐसा कि एक आप नेल ले लो, आयरन नेल, उसके ऊपर कॉपर वायर लपेट दो, इसको आप एक बैटरी से कनेक्ट कर दो, तो ये एक बन जाता था आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये हमने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी देखा था, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट बना है तो रिटेंटिविटी ये होता है कि आप अगर इस सोर्स को हटा दें, आप अगर इस सोर्स को हटा भी दें, तब भी इसके अंदर वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कितने टाइम तक रहती हैं, कितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इसके अंदर रह जाती हैं, उसे कहते हैं रिटेंटिविटी। रिटेंशन, रखना, अपने अंदर रखना उसको, यहां से वर्ड बना रिटेंटिविटी। कोर्सिविटी, कोर्सिविटी का मतलब ये होता है कि अगर मुझे इसको फिर से नॉर्मल बनाना है, मान लो आपने एक बार ये मैग्नेटिक बन गया, इसका मतलब क्या, इसके अंदर जो डाइपोल्स हैं वो अलाइन हो गए, तभी ये मैग्नेटिक बनता है। अब अगर मुझे फिर से इसको नॉर्मल में लेके आना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करता हूँ। अगर मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करूं, जैसे एक मटेरियल था, आपने उसको मैग्नेटाइज किया, सारे उसमें जो मैग्नेटिक वेक्टर्स थे वो ऐसे आ गए, दिस इज अ मैग्नेटाइज्ड। अगर मुझे इसको फिर से नॉर्मल लाना है, तो मैं एक अपोजिट डायरेक्शन में इसको मैग्नेटाइज करता हूँ। इसकी वजह से ये कितना जल्दी फिर से नॉर्मल आ जाता है, या क्या ये पूरा का पूरा अपने आप को इनिशियल कंडीशन में ला पाता है, दिस इज कोर्सिविटी। तो इसमें कुछ रहना नहीं चाहिए। लो कोर्सिविटी मतलब ये अच्छी बात है कि ये सारा का सारा अपनी वापस इनिशियल स्टेट में आ जाता है, फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। सो यस, फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट रिटेंटिविटी अच्छी होनी चाहिए, तभी वो एक मैग्नेट की तरह काम कर पाएगा, जब ये हटा देंगे तब भी। एंड कोर्सिविटी शुड बी लो। लो क्यों? ताकि आप जब उसको फिर से ओरिजिनल स्टेट में लाना चाहें तो वो जल्दी से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाए, कोई भी अपने अंदर ये ना रखे। इसलिए इसका आंसर होना चाहिए हाई रिटेंटिविटी एंड लो कोर्सिविटी। नेक्स्ट देखिए।
सर सी। इसका आंसर तो कह रहा है सी। नहीं। यहाँ पे ना एक चीज थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। ये है कि द मैग्नेट इज कट अलोंग इट्स लेंथ इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। एक्चुअली ये ऐसा कहना चाह रहा है, तो ये ऐसे काट दिया गया है इसको, L/3 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 कर दिया गया है। ये यहाँ पे थोड़ा सा इसको लिखने में थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, थोड़ा समझना पड़ेगा इसको। अलोंग द लेंथ अपन ऐसा सोचते हैं कि ऐसा काटा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इस तरीके से इसको काटा है। आप बताओ क्या आंसर आना चाहिए। सर सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक बात है श्रीलक्ष्मी, बहुत बढ़िया। आंसर शुड बी 2। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे अगर इसका प्लस एम और माइनस एम ऐसे थे ये, तो कटने के बाद हम जानते हैं कि ये सब सेम रहते हैं। यहाँ प्लस एम माइनस एम, प्लस एम माइनस एम, ये यहाँ भी आ जाएंगे। तो अब हर एक मैग्नेट ऐसे छोटी छोटी मैग्नेट्स बन चुकी हैं। और अगर मैं एक का मैग्नेटिक मोमेंट देखूं, तो अब एक का मैग्नेटिक मोमेंट पुराने वाले मैग्नेटिक मोमेंट से 1/3 हो गया है। दिस इज द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट ईच फॉर ईच m/3, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट क्या था, m/l। अब सारी लेंथ l/3 हो गई है, तो ये हो गया है 1/3। और यहाँ पे बात कर रहे हैं टाइम पीरियड ऑसिलेशन का। ऑसिलेशन का अभी अपन ने फॉर्मूला देखा था 2π√I/mb। वहां पे mh लिखा था, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड की बात थी, यहाँ पे mb लिख लेते हैं। तो 2π√I/mb। यहाँ पे क्या चेंज होगा, तो एक तो चेंज होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि लेंथ चेंज हुई है और मास भी चेंज हुआ है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब कैसा सिस्टम बना दिया इन्होंने, इन तीनों को एक के ऊपर एक ऐसा रख दिया, यहाँ पे रख दिया इस तरीके से। तो अब सिचुएशन क्या हो जाएगी, सिचुएशन हो जाएगी कुछ ऐसी कि नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज, एक के लिए अगर बात करें तो एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 1/12, क्योंकि इसके अबाउट अपन घुमा रहे हैं इसको। 1/12, सॉरी सेंटर के अबाउट है ना ये, तो हम 1/12 इंटू m/3, एक का मास इज नाउ स्मॉल m/3 इंटू ये लेंथ भी हो गई l/3 का स्क्वायर। 1/12 ml स्क्वायर, तो मास इज m/3 एंड लेंथ इज ऑल्सो l/3। ये एक का और ऐसे 3 रॉड्स यहाँ पे हैं, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो बन जाएगा वो ये बन जाएगा इस पर। तो ठीक है, देख लेते हैं कितना हो गया। इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, या I1 लिख लेते हैं। इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाज 1/12 ml स्क्वायर, दिस वाज इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ दिस इज 3 से 3 कैंसिल, 1/12 ml स्क्वायर बाय 9, ये आया। सो दिस इज I/9। न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज दिस इज न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड दिस इज न्यू मैग्नेटिक मोमेंट। अब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करो, अपना आंसर बताओ। सो न्यू टाइम पीरियड T1 इज इक्वल टू 2π√I1/m1 इंटू b। और आपसे पूछा क्या है बेसिकली यहाँ पे, द टाइम पीरियड ऑफ दिस कॉम्बिनेशन विल बी, इनिशियल टाइम पीरियड आपको दे रखा है 2 सेकेंड्स। इनिशियल टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड्स। तो इसके कंपेयर में करके आपको वहां अपना आंसर बताना है। निकाल देते हैं जल्दी से। t था 2π√I/mb, डिवाइड कर देते हैं दोनों को। सो t/t1, 2π कैंसिल, इधर से आएगा √I/I1 मल्टीप्लाइड बाय √m1/m, ऊपर हो जाएगा ना उल्टा होके m1, इस तरीके से आ जाएगा। सो t दे रखा है 2, t1 आपको कैलकुलेट करना है, दिस इज √I/I1, I1 इज I/9, तो ये ऊपर आ जाएगा 3। m1, m1 आपके पास आया है कितना, m/3, बाई m। तो यहां से आपका आंसर आएगा
सर तो फिर 2/√3 नहीं, आएगा। अरे नहीं 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 नहीं, यहाँ एक एक गलती ये कर दी ना आपने। गलती ये करी कि ये तीनों को एक साथ जोड़ा भी तो है। तो एक का अगर मैग्नेटिक मोमेंट m/3 है तो तीनों का तो m हो जाएगा ना फिर से। सो मैग्नेटिक मोमेंट विल रिमेन सेम, m/3 m/3 m/3। सो मैग्नेटिक मोमेंट विल रिमेन सेम। ये एक का है, दिस इज फॉर ईच। तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगा वो आ जाएगा m/m 3 टाइम्स m/3 इज m। तो ये यहाँ पे सेम रहेगा, दिस विल रिमेन सेम m। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा वही 2/3। दिस इज योर आंसर, T1 इक्वल टू 2/3। ठीक है, हो जाएगा। yes, ठीक है, यस सर। एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लो। बेसिकली क्या बोला है कि एक बार मैग्नेट थी यहाँ पे, L लेंथ दे रखा था, इसको आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया और इनको एक के ऊपर एक अरेंज कर दिया विद सेम पोल्स टुगेदर। तो अब यहाँ पे क्या होगा, पोल सेम रहते हैं, उसके पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होती काटने से अलोंग द लेंथ। तो ये पोल स्ट्रेंथ सेम रही, तो यहाँ पे तीनों को जब अरेंज किया तो जो फाइनल मैग्नेटिक मोमेंट बना वो भी पहले जैसा ही बना, m। दूसरी बात, ये जो टाइम पीरियड डिपेंड करता है वो m पे भी डिपेंड करता है, b और i चीजें सारी सेम है, i चेंज हो रहा है। तो i इस बार नया निकालना पड़ेगा, पहले था ये, इस बार हो जाएगा इस तरीके से कि मास भी इनका चेंज हुआ m/3, लेंथ भी चेंज हुई L/3, उसके करस्पॉन्डिंग नया i आया। तो वहां से अपन ने फाइनल अपना आंसर बताया। नेक्स्ट देखिए, बता दीजिए आंसर क्या रहे।